हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कई दिनों से क्लास नहीं हुई अपनी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ जिसके अंदर फिर से हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन है, आज मैं एक टॉपिक के लेकर आया हूँ 15 क्वेश्चंस। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर मैं आपको जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, वो वाली बात भी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लो भाई, पहला क्वेश्चन देखो। कहता व्हेन द पेंटर फेल्ट द लैडर, इसमें कौन सी फॉर्म आएगी वो देखना है। द लैडर बिगिन स्लिप, ही ग्रैब्ड द गटर हिमसेल्फ फॉर फेल। बताओ क्या बनेगा इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समय लो और अपने आप आंसर लगाने की आप कोशिश कीजिए इसके अंदर। और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ, है ना। लो भाई, क्या बनेगा इसके अंदर आंसर। तो जैसे ये वाली जो वर्ब है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टू प्लस वी वन जो है, टू प्लस वी वन जो कि हमारा इन्फिनेटिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और जो हमारे पास में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं जेरेंट। सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इन्फिनेटिव और जेरेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, टू प्लस वी वन जो होता है ना, वो मेन वर्ब के बाद का एक्शन होता है। मेन वर्ब के बाद का एक्शन। जबकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जेरेंड होता है, ये मेन वर्ब के साथ का एक्शन होता है। समझे इस चीज को। मेन वर्ब के बाद का एक्शन और मेन वर्ब के साथ का एक्शन। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें ये देखना है अब कि क्या मेन वर्ब के बाद है या मेन वर्ब के साथ है। कई बार क्या होता है कि इन्फिनेटिव की जगह आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं, जो कि सेम ही मीनिंग देगा, और उसको कहते हैं वर्ब की सीधी प्रेजेंट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें बनेगा व्हेन द पेंटर फेल्ट द लैडर बिगिन, द लैडर बिगिन टू स्लिप। एक तो ये बना आंसर। व्हेन द पेंटर फेल्ट दैट द लैडर बिगिन टू स्लिप। ठीक है, एक तो ये बना। दूसरा ये बन सकता है व्हेन द पेंटर फेल्ट द लैडर बिगिनिंग टू स्लिप। कि भाई स्लिप होना उसने शुरू ही किया था, बिगिन टू स्लिप। ठीक है, या फिर बिगिनिंग टू स्लिप, ये आंसर बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, when the painter felt that the ladder beginning to slip, कि उसने स्लिप होना शुरू ही किया था। या फिर when the painter felt that the ladder begin to slip, कि अब जो शुरू होने ही वाली है स्लिप होना, ये भी आंसर बन सकता है। अच्छा, एक और बढ़िया आंसर बना सकते हो आप इसके अंदर। when the painter felt the ladder begin slipping, begin कर दो इसको, द लैडर बिगेन स्लिपिंग, ये भी बन सकता है। तो ये तीन आंसर आ रहे हैं अपने पास। बिगेन, इसको बिगेन कर दो, बिगेन टू स्लिप, तो मतलब शुरू हो गई थी, शुरू हो गई थी क्या, स्लिप होना। अभी स्लिप होने के एकदम पॉइंट पर आ गई थी कि अब स्लिप होने ही वाली है। बिगिनिंग टू स्लिप, के हल्का हल्का स्लिप होना शुरू कर दिया। और बिगिनिंग टू स्लिप, या फिर आप लिख सकते हो बिगिन स्लिपिंग, के स्लिप होना उसने शुरू कर दिया था। ही ग्रैब द गटर सेव हिम फ्रॉम फेल। ठीक है, सेव हिम जो है ना, यहां पर क्या आएगा, ही ग्रैब द गटर टू सेव हिमसेल्फ, बचाने के लिए। मतलब उसको पकड़ के वो खुद को बचा लेगा। अभी बचा नहीं है, खुद को बचाने के लिए, कि ये अभी अपकमिंग एक्शन होगा, है ना। टू सेव, टू प्लस वी वन, अपकमिंग एक्शन है। फ्रॉम फॉलिंग, फ्रॉम, मैं फेल बोल गया, इसको फॉलिंग होगा ये, फ्रॉम फॉलिंग। फॉलिंग यहां पर इसका मतलब हो जाएगा गिरने से बचाना, फ्रॉम फॉलिंग। और आप कहोगे टू फॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर फ्रॉम आ गया। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, फ्रॉम फॉलिंग आ गया।
ये बनेगा इसका आंसर। आप इसका एक आंसर याद रख सकते हो कि व्हेन द पेंटर बिगन स्लीपिंग, द पेंटर फेल्ट द लैडर बिगन स्लीपिंग, he grabbed the gutter to save himself from falling। ये बन जाएगा, ठीक है। कोई सा भी एक आंसर आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ये चाहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और आंसर जो फटाफट साथ साथ नोट करते रहें। सेकंड हमारा सेंटेंस क्या आया, टू स्नो kept fall and the workmen grew tired of try keep the roads clear। सेंटेंस पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है, द स्नो केप्ट। वैसे भी कीप जो है ना, कीप की कोई फॉर्म हो तो उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया करो। द स्नो केप्ट फॉलिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, जेरेंट आ गया, केप्ट फॉलिंग। कीप के बाद में आपको क्या लगाना है, जेरेंट लगाना है, कीप के बाद में जेरेंट लगाया करो, ठीक है। वैसे कीप का एक और मीनिंग होता है कि आप है ना, कीप जब भी मेन वर्ब हो तो उसके बाद में आपको एडजेक्टिव लगाना होता है। क्यों? क्योंकि कीप का मतलब क्या होता है कि जब आप वापस से पहले वाली पोजीशन में रहना चाहते हो, या फिर जिस पोजीशन में थे आपको वापस उसी पोजीशन में लाना है, तो कीप का यूज किया जाता है। जैसे स्कूल में आपने सुना होगा कि टीचर बोलते थे कीप साइलेंट, या फिर कीप साइलेंस भी बोल देते थे कि साइलेंस बनाए रखो। और कीप साइलेंट का मतलब कि साइलेंट रहो। कीप साइलेंट कब बोलते थे, जब एकदम चुपचाप बैठे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर टीचर बोलते हैं कि कीप साइलेंट। इसका मतलब कि जिस पोजीशन में आप पहले थे वापस उसमें आ जाओ, उसको कीप बोलते हैं। और कीप के बाद अगर आपने वर्ब का यूज किया तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज होगी। द स्नो केप्ट फॉलिंग एंड द वर्कमैन ग्रू टायर्ड ऑफ ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कीप ट्राइंग, कीप टायर्ड ऑफ ट्राइंग, कीप द रोड्स क्लियर। क्या कह रहा है इसके अंदर, टायर्ड ऑफ ट्राइंग कीप द रोड्स क्लियर। तो कीपिंग द रोड्स आएगा, टू कीप द रोड्स आएगा, ट्राइंग टू कीप। देखो वैसे भी आपको पता है कि जो ये ट्राई वर्ब होते हैं ना, ट्राई, ट्राई के बाद में आपको 2+V1 का यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि ट्राई कर रहे हैं ये काम करने के लिए, ये काम अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए ट्राई यूज कर रहे हैं। अगर ये काम हो जाता तब 2+V1 थोड़ी ना आता, तभी तो ट्राई वर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि वी आर ट्राइंग टू रीड, कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े थोड़ी ना अभी तक। अगर वो पढ़ लेते तो फिर 2+V1 थोड़ी ना आता। जैसे एक मैंने आपको वर्ब बताई थी कंसीडर, कंसीडर जो वर्ब है इसके बाद में कभी भी 2+V1 का यूज मत करना, आईएनजी का यूज करना। कि आई कंसीडर गोइंग देयर, आई कंसीडर गोइंग देयर मतलब कंसीडर का मतलब सोच रहा हूं। और अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब दिमाग में तो वो बात चल ही रही है ना, और अगर वो बात दिमाग में चल रही है तो आईएनजी फॉर्म लगाओ। और यहाँ पर ये जो ट्राई है, ट्राई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि वो काम हुआ नहीं है, और अगर वो काम हुआ नहीं है तो 2+V1 लगाओ। यहाँ पर आ गया प्रीपोजिशन की वजह से ट्राइंग, और ट्राई की वजह से आ गया टू कीप। लिख लो भाई, लिख लीजिए इसको। अच्छा, आप में से जो लोग लोकल हैं, गंगानगर के ही हैं, तो उनके लिए वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, बहुत ही छोटी सी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो भी लोग आप में से गंगानगर के हैं तो एंड तक वीडियो को देखते रहना। अगर आप लोग सीधे अनाउंसमेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में चले जाओ। He offered lend me the money. I did not like take it, but I had no alternative। भाई ऑफर कर रहे हैं, ऑफर करने का मतलब कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, ऑफर करने का मतलब कि काम अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे, ही ऑफर्ड टू लैंड। ठीक है, ऑफर किया अभी तक काम हुआ नहीं है, और नहीं हुआ है तो 2+V1 आएगा। ही ऑफर्ड टू लैंड मी द मनी, आई डिड नॉट लाइक, मुझे क्या पसंद नहीं, आई डिड नॉट लाइक टेकिंग इट। अच्छा लाइक जो है ना, लाइक जो है इसके अच्छा पहले मैं ये सेंटेंस करता हूँ फिर मैं लाइक के बारे में बताता हूँ। ही ऑफर्ड टू लेंड मी द मनी, आई डिड नॉट लाइक टेकिंग इट, बट आई हैड नो अल्टरनेटिव। ये बन जाएगा इसके अंदर, पहले तो आप ये नोट कर लो
फिर मैं आपको लाइक के बारे में बताता हूं। देखो, लाइक के बाद में टू प्लस वी1 का यूज भी होता है, और लाइक के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज भी होता है। क्या फर्क है दोनों में? जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई लाइक टू गो देयर, और अगर मैं लिखूं आई लाइक गोइंग देयर, तो देखो जब लाइक के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं ना, तो ये पसंद नापसंद को बताता है। ठीक है, आई लाइक गोइंग देयर, इसका मतलब वो पसंद को बता रहा है कि मुझे वहां जाना पसंद है। आई लाइक टू गो देयर, ये प्रेफरेंस को बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? लाइक के बाद में टू प्लस वी1, ये प्रेफरेंस को बता रहा है। और एक और चीज बता रहा है कि ये काम अभी करना बाकी है और ये काम होता रहता है। दोनों में फर्क देखो, लाइक के बाद में टू प्लस वी1 है तो इसका मतलब ये प्रेफरेंस है कि मैं ये करना पसंद करूंगा और अभी तक ये काम हुआ नहीं है। और लाइक के बाद में अगर आपने आईएनजी फॉर्म का यूज किया तो इसका मतलब ये काम होता रहता है। ये क्या कह रहा है? आई लाइक गोइंग देयर, इसका मतलब जाता रहता है, फिर जाएगा। आई लाइक टू गो देयर, कि मैं वहां जाना पसंद करूंगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है? आई डिड नॉट लाइक टेकिंग इट, कि मुझे पसंद नहीं था। हैबिट की बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पर ये हैबिट है, लाइक गोइंग, ये क्या बन गया? ये हैबिट बन गया। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो अपने मन की बात बता रहा है ना, तो इसको भी नोट कर लो। लाइक के बाद में टू प्लस वी1 जो है वो आपको प्रेफरेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इन द लेटर? आई डोंट नो, आई डोंट लाइक ओपन इट एज इट वाजंट एड्रेस्ड टू मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? कहता व्हाट वाज इन द लेटर, लेटर में क्या था? तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। आई डोंट लाइक टू ओपन, कि मैं इसको ओपन करना प्रेफर नहीं करूंगा। हैबिट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो प्रेफरेंस की बात कर रहा है। आई डिड नॉट लाइक टू ओपन इट एज इट वॉजंट एड्रेस्ड टू मी। हैबिट नहीं है, ये बात आप समझ रहे हो कि यहाँ पर लाइक जो है वो हैबिट के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये प्रेफरेंस की बात कर रहा है। आई डिड नॉट लाइक टू ओपन इट, कि मुझे ये मैंने प्रेफर नहीं किया इसको खोलना। तो यहाँ पर जो लाइक के बाद में टू प्लस वी1 है, वो आपको क्या बता रहा है? प्रेफरेंस के बारे में बता रहा है। देखो भाई, हाँ ये बहुत अच्छा भाई। रिमेंबर के बाद में क्या आता है? डू यू रिमेंबर रीड अबाउट इट? नो, एट दैट टाइम आई वॉज टू यंग रीड न्यूज़पेपर्स। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ा समय लगाओ। देखो, रिमेंबर एक वर्ब है जिसके बाद में टू प्लस वी1 और जिसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इन दोनों का यूज हो सकता है। हमें कौन सा यूज करना है ये देखना है। टू प्लस वी1 और क्या बताया मैंने? टू प्लस वी1 के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कई बार ये भी यूज हो जाती है। कहता डू यू रिमेंबर, रिमेंबर देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, डू यू रिमेंबर टू रीड अबाउट इट, एक तो मैं ये लिखूं, और एक अगर मैं ये लिखूं डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सबसे पहली बात, अगर मैं रिमेंबर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाता हूं तो ये आपको क्या बताएगा? रिमेंबर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको बताएगा ऑलरेडी हैपेंड एक्शन। और रिमेंबर के बाद में टू प्लस वी1 आपको क्या बताएगा? रिमेंबर के बाद में टू प्लस वी1 आपको बताता है येट टू हैपन, कि अभी इसका होना बाकी है। लेकिन वो पूछ के रहे, डू यू रिमेंबर रीड अबाउट इट? नो, एट दैट टाइम आई वॉज टू यंग।
इसका मतलब कि वो पढ़ चुका है ना। वो कह रहा है ना कि नहीं भाई मैं उस टाइम में बहुत छोटा था तो मुझे याद नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई रीड का काम तो ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर वो ये बोलता डू यू रिमेम्बर टू रीड अबाउट इट, अब इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस अगर यहीं तक होता ना, देखो अगर यहीं तक होता तो आप क्या कर सकते थे, फिर आप चाहे रीडिंग लगाओ चाहे टू रीड लगाओ, दोनों में फर्क होता। क्या फर्क होता, डू यू रिमेम्बर टू रीड अबाउट इट, क्या तुम्हें ये पढ़ना याद है, कि हाँ मुझे याद है ये पढ़ना है तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ, तो ये बना डू यू रिमेम्बर टू रीड अबाउट इट। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलते डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें ये पढ़ा हुआ याद है, कि याद है तुमने ये पढ़ा था, नहीं मुझे याद नहीं है, तो वो रीडिंग हो गया। अब रीडिंग आएगा कि टू रीड आएगा, वो डिपेंड करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कॉन्टेक्स्ट हमें अगले सेंटेंस में पता लग गया। नो एट दैट टाइम आई वॉज टू यंग रीडिंग, या जो भी है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं बहुत यंग था। तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया कि ये ऑलरेडी हैपेंड जो एक एक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट इट। ठीक है। फिर वो कहता कि नहीं भाई उस टाइम में मैं बहुत छोटा था, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता था। इसका मतलब कि ये येट टू हैपन वाला हो गया, आई वॉज टू यंग टू रीड न्यूज़पेपर। ये बन गया। फर्स्ट वाले में क्या आया, रीडिंग, सेकंड वाले में क्या आया, टू रीड। ये रिमेंबर के अकॉर्डिंग यहां पर आ गया। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं। डिड यू रिमेंबर बुक सीट्स फॉर द थिएटर टुमारो। अब वही बात आ गई, रिमेंबर, रिमेंबर के बाद अगर आप 2 + V1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एक्शन इज येट टू हैपन, मतलब कि इस एक्शन का भी होना बाकी है अगर रिमेंबर के बाद में आप 2 + V1 का यूज करते हैं। और दूसरी बात, ये बात किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द थिएटर टुमारो। ठीक है भाई, कल के लिए बात कर रहे हैं। यस आई हैव टिकट्स दे हेयर, यस आई हैव टिकट्स हेयर, वुड यू लाइक कीप देम, आई एम इंक्लाइंड लूज थिएटर टिकट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके 3 से 4 कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। आप अपने आप इसके आंसर सोचिए पहले तो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सोच लिए आंसर, लो अब देखते हैं। देखो भाई क्या क्या आंसर आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट में क्या बनेगा, डू यू रिमेंबर टू बुक टिकट्स फॉर द थिएटर टुमारो। अरे भाई तुझे याद है क्या टिकट बुक करनी है, वो ये बोल रहा है। ठीक है। डू यू रिमेंबर बुकिंग सीट्स, डू यू रिमेंबर बुकिंग सीट्स का मतलब तो ये हो जाएगा कि तुझे याद है सीट बुक की थी, लेकिन वो कल की बात कर रहा है, और कल की बात कर रहा है तो इसका मतलब टिकट्स अभी बुक करना बाकी होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि कल की मूवी के लिए टिकट बुक कर ली क्या, या फिर कल की मूवी के लिए टिकट बुक करनी है वो याद है क्या, कि हाँ भाई साहब याद है मेरे को। डिड यू रिमेंबर टू बुक सीट्स फॉर द थिएटर टुमारो। ठीक है। यस आई हैव द टिकट्स हियर, कि हाँ भाई मेरे पास टिकट्स है, मतलब उसने ऑलरेडी बुक कर ली। वुड यू लाइक, अच्छा कीप आएगा, कीपिंग आएगा। अगर मैं यहां पर कीपिंग कर देता हूं तो मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या बनता है। वुड यू लाइक कीपिंग देम, तो वो पूछ रहे कि क्या आपको ये रखनी पसंद है, मतलब वो वहां पर उसकी हैबिट की बात कर रहा है, आदत की बात हो गई है। वुड यू लाइक कीपिंग देम, क्या आपको टिकट्स रखनी पसंद है, लेकिन हम यहाँ पर आदत की बात कर ही नहीं रहे हैं तो कीपिंग नहीं आएगा। वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कीप देम, क्या आप इसको रखना पसंद करेंगे, प्रेफरेंस पूछ रहा है। आई एम इंक्लाइंड, इंक्लाइंड के बाद में क्या आता है, टू V1, आई एम इंक्लाइंड टू लूज थिएटर टिकट्स, कि मैं थोड़ा सा है ना ये घुमा देता होता हूँ टिकट्स, आदत नहीं है उसकी, तो यहाँ पर 2 + V1 आ जाएगा। ये आंसर बन गया इसका, तीनों में 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1।
ठीक है, सातवां देखो, अच्छा क्वेश्चन है सातवां। ट्राई अवॉइड बी लेट, ही हेट्स बी केप्ट वेट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये शब्द है कुछ, एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिटेस्ट, इनके बाद आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिटेस्ट, इनके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा सातवें में? इसमें बनेगा ट्राई अवॉइड बी लेट। तो क्या आप इसमें कहेंगे ट्राई, देखो मैंने आपको ये बताया था, ट्राई के बाद में तो 2+V1 आता है, ठीक है, ट्राई टू अवॉइड, और अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, ट्राई टू अवॉइड बीइंग लेट। क्या अवॉइड करना है? क्या आप ट्राई कीजिए, क्या ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड करना है आपने लेट होना। ट्राई टू अवॉइड बीइंग लेट, ही हेट्स, ही हेट्स बी केप्ट वेट, ही हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग। उसको क्या चीज पसंद नहीं है? ही हेट्स, देखो मैं ऐसे लिखूं, ही हेट्स लूजिंग और ही हेट्स टू लूज। दोनों में क्या फर्क हुआ? ही हेट्स लूजिंग और ही हेट्स टू लूज। ही हेट्स लूजिंग जो है ना, ये उसकी आदत को बता रहा है। ही हेट्स लूजिंग, के उसे हारना पसंद नहीं है। ही हेट्स टू लूज, के वो प्रेफरेंस बता रहा है यहाँ पर, कि वो हार को प्रेफर नहीं करेगा, हार को वो हेट करेगा। ही हेट्स टू लूज, के उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि जब वो हार जाता है। ही हेट्स लूजिंग, ये उसकी हैबिट को बता रहा है। हैबिट से मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हेट्स के बाद में, या फिर हेट या लव के बाद आप आईएनजी लगाते हो तो वो हैबिट को बताता है। जैसे मैं कह दूं कि आई लव ईटिंग, कि मुझे भोजन करना पसंद है। आई लव टू ईट, कि मैं भोजन करना पसंद करूंगा। आई हेट टू ईट, कि मैं भोजन करना पसंद नहीं करूंगा। आई हेट ईटिंग, कि मुझे भोजन करना पसंद नहीं है। तो ये हैबिट को बता रहा है। तो यहाँ पर जो हेट्स है ना, वो आपको हैबिट ही बता रहा है। ही हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग, के इंतजार में रहना उसको पसंद नहीं है। तो क्या बना? ट्राई टू अवॉइड बीइंग लेट, ही हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग। ये बन गया सातवें का आंसर, लिख लीजिए। चलिए आठवां देखो। I did not know how get to your house, so I stopped ask the way। देखो वैसे तो एक है कि स्टार्ट और स्टॉप जो होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप, इनके बाद में यूजुअली वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन क्या हो कि स्टार्ट और स्टॉप का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश में रटने वाला कुछ भी नहीं है, सब बातें कंसेप्ट से रिलेटेड होती है। आई डिड नॉट नो हाउ गेट टू योर हाउस, अब उसे जब पता ही नहीं है, और वैसे भी देखो नो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट, अगर इनके बाद आपको जब भी कोई WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड, हाउ, व्हेन, व्हाई या वेयर अगर आ जाता है, तो इसके बाद में आपको 2+V1 का ही यूज करना होता है। ठीक है, क्यों करना होता है? क्योंकि अभी तक उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो वो इसी चीज के बारे में पता कर रहा है। और जब वो पता कर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी तक एक्शन हुआ नहीं है, और जो एक्शन हुआ नहीं है वो 2+V1 में आ गया। ठीक है ना? तो इनके बारे में वो पता कर रहा है, और ये उसका मैनर हो गया, उसका टाइम हो गया, और उसका रीजन हो गया, और उसका प्लेस हो गया, इन चीजों के बारे में पता करने का पता कर रहा है। इसका मतलब हुआ नहीं है, हुआ नहीं है तो 2+V1 आ जाएगा। आई डिड नॉट नो हाउ टू गेट, हाउ टू गेट टू योर हाउस, सो आई स्टॉप्ड आस्क द वे।
आई स्टॉप्ड, तो मैंने क्या बंद कर दिया? देखो जब उसने बंद ही कर दिया, कोई काम आपने बंद कर दिया, ठीक है, आप लिख रहे थे लिख रहे थे लिख रहे थे लिख रहे थे, यहां पर आके आपने लिखना बंद कर दिया, तो जब ये काम बंद ही हो गया तो क्या ये कंटिन्यूअस में हैपनिंग में आएगा कि साथ 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 चल रहा है? नहीं आएगा। तो यहां पर हो जाएगा जब ये बंद ही हो गया ना, आई स्टॉप्ड टू आस्क द वे, आई स्टॉप्ड टू आस्क द वे, इसमें क्या आ जाएगा? टू आस्क आ जाएगा। आई स्टॉप्ड टू आस्क द वे। अच्छा, आप में से कईयों का मन कर रहा होगा कि मैं स्टॉप्ड आस्किंग कर दूं, आई स्टॉप्ड आस्किंग, क्या फर्क हो गया दोनों में? स्टॉप्ड टू आस्क और स्टॉप्ड आस्किंग। स्टॉप्ड आस्किंग का मतलब ये हुआ कि पूछते पूछते अचानक से चुप हो गया। जैसे आप कहते हो किसी को स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, कि ये सिली क्वेश्चंस पूछना बंद करो, कि इसका मतलब वो प्रोसेस कंटिन्यूअस था, चल रहा था, वो सिली क्वेश्चंस पूछ रहा था, आपने अचानक से कहा स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, तो वो स्टॉप आस्किंग हो गया। कोई ये कहते कि आई हैव स्टॉप्ड टू आस्क दीज क्वेश्चंस, कि मैंने ये सब पूछना बंद कर दिया है। यहां पर बंद करने की जगह इसका मतलब है कि ये काम मैंने छोड़ दिया है, और जब वो काम उसने छोड़ ही दिया तो इसका मतलब ये काम अब नहीं हो रहा, और जब ये काम अब नहीं हो रहा है तो 2+v1 के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आए आप कमेंट में जरूर पूछा कीजिए, ठीक है? नहीं तो आपके पास ये जो मैंने व्हाट्सएप का जो नंबर दे रखा है मैंने, आप इस पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वही स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, आप लोग जो नहीं पढ़े हैं वो भी पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। लो भाई अगला देखें। आई विश माई रेफ्रिजरेटर वुड स्टॉप मेक दैट हॉरिबल नॉइज, यू कैन नॉट हियर एनीवन स्पीक। अब ये वाला देख लो, इस वाले स्टॉप में क्या आएगा? कहता आई विश माई रेफ्रिजरेटर वुड स्टॉप मेकिंग। अब यहां पर स्टॉप टू मेक क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो ये ऐसी विश कर रहा है, विश करने का मतलब क्या हुआ कि मेकिंग नॉइस का काम रेफ्रिजरेटर कर रहा है ना, वो ये काम कर रहा है और वो इसको स्टॉप होने का वो विश कर रहा है, कि इसका मतलब प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, और अगर प्रोसेस चल रहा होता है आप उसको चुप करवा रहे हो, उसको बंद करवा रहे हो, तो आईएनजी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप आस्किंग दिस सिली क्वेश्चंस, तो वहां पर क्या आया? स्टॉप आस्किंग, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछने का प्रोसेस जो है वो चल रहा था, ठीक है? तो ये कह रहा है कि काश इसकी आवाज बंद हो जाए, इसका मतलब वो आवाज चल रही है ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्टॉप मेकिंग दैट हॉरिबल नॉइज, यू कैन नॉट हियर एनीवन स्पीकिंग, कि कोई बोल रहा है, किसी की स्पीकिंग आपको सुन ही नहीं पाती है वहां पर, कि मतलब ये जो एक्शन जो चल रहा होता है वो वी कैन नॉट हियर, ठीक है जी? कंसेप्ट है भाई, रटने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, दिस बुक टेल्स यू हाउ विन एट गेम्स विदाउट एक्चुअली चीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही वाली बात मैंने आपको बताई कि दिस बुक टेल्स यू हाउ आ गया, हाउ टू विन, हाउ WH वर्ड आ गया, तो इसके बाद में 2+v1 आएगा इसके अंदर, ठीक है? हाउ टू विन, हाउ टू विन एट गेम्स विदाउट एक्चुअली चीटिंग। अब आप कहोगे चीटिंग कैसे आया? क्योंकि विदाउट जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में जेरेंड आता है, तो हमने जेरेंड लगा दिया यहाँ पर, विदाउट एक्चुअली चीटिंग। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखो, द गनमैन बिगेन फायर, ही फेल्ट अ बुलेट ग्रेज हिज चीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द गनमैन बिगेन फायरिंग कर सकते हो, इसने बिगेन क्या कर दिया? फायरिंग, या ये भी लिख सकते हो बिगेन टू फायर, ठीक है? दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बिगेन फायरिंग का मतलब ये जेरेंट लगा दिया आपने कि फायरिंग उसने शुरू कर दी,
बिगेन टू फायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिगेन है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो 2 + v1 कर दो। ये अबाउट टू बिगिन जो इस टाइप का जो होता है ना, अबाउट टू बिगिन इस टाइप की जो बात है उसके साथ आप 2 + v1 लगा सकते हो वैसे तो, लेकिन ज्यादा प्रेफर आप फायरिंग को करना है इधर कि द गनमैन बिगेन फायरिंग। ये लो भाई, फायरिंग शुरू कर दी। ही फेल्ट अ बुलेट ग्रेज हिज चीक, यहाँ पर ग्रेज का ग्रेज ही आएगा क्योंकि फेल्ट जो वर्ब है ना इसके बाद में आपको v1 का यूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, v1 का यूज। ग्रेजिंग मत कर देना इसको। 12वां क्वेश्चन, ही हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक 6 एंड न्यू दैट इट वाज टाइम फॉर हिम गेट अप। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्ड, ही हर्ड द क्लॉक स्ट्राइकिंग। कुछ बुक्स में आपको टू स्ट्राइक भी मिल जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन प्रेफर करना आईएनजी फॉर्म को। ही हर्ड द क्लॉक स्ट्राइकिंग, कि उसने क्लॉक की स्ट्राइकिंग सुनी, स्ट्राइकिंग हो रही थी इसीलिए उसने सुनी, तो आप आईएनजी फॉर्म को प्रेफर कीजिए। 6 he heard the clock striking 6 and knew that it was time for him to get up। टू गेट अप कहता उसका अब समय था उठने का, इसका मतलब वो अभी तक उठा नहीं है, और अगर उठा नहीं है तो इसका मतलब वो काम येट टू हैपन है, और येट टू हैपन है तो आपको वी 2 + v1 का यूज करना है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये आज के अपने 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, और 12 के 12 क्वेश्चंस मैंने आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड पर मिक्स करके करवाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और इनके जो आंसर्स हैं उनकी डिटेल लिखना आप। हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा स्पीड पर बोला होगा, आपको लगा होगा ऐसा, क्योंकि थोड़ा मैं जब खुद की ऐसे वीडियोस देखता हूँ ना कि मुझे लगता है मैं ज्यादा स्लो बोल रहा हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा इसीलिए हल्की सी स्पीड बढ़ाई। बाकी आपको जैसा लगे आप वीडियो में कमेंट करके बताना। और छोटी सी ये अनाउंसमेंट तो क्या है, वैसे ही है ये अनाउंसमेंट, तो बहुत ज्यादा कोई 1.5-2 लाख लोग अगर लाइव बैठे हो तब वो अनाउंसमेंट कहलाता है, इसमें तो क्या अनाउंसमेंट है। ये है कि आप में से जितने लोग अगर गंगानगर के हैं और वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीपीओ का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम जो है उसके अंदर इंग्लिश के क्या मायने हैं। सीपीओ के अंदर आपको मेंस के अंदर ही प्री निकालोगे, खैर तभी मेंस तक जाओगे, इसमें 200 मार्क्स की ओनली इंग्लिश मिलती है, और सीजीएल के अंदर मेंस में आपको 135 मार्क्स की इंग्लिश मिलती है। तो एक ऑफलाइन बैच जो है वो शाम को 4 बजे का मैंने शुरू किया है, शाम को 4 बजे, जो कि बहुत जल्दी गर्मियों के हिसाब से भी टाइमिंग इसके अंदर चेंज हो जाती है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश को बेहद गहराई से समझने के लिए, क्योंकि मैं इसमें ऑफलाइन क्लासेस के अंदर 4.5 से 5 महीने का समय मैं लगाता हूं, जिसमें 1.5 घंटे की क्लास रहती है हर दिन, और विद प्रैक्टिस, और सारा मटेरियल मेरी तरफ से ही होता है, जो कि कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं और अच्छे राइटर्स के क्वेश्चंस जो उठाए हुए हैं, वो आपने इसके अंदर आज देख भी लिया कि किस टाइप के मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इससे बेहतरीन लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद कंसेप्ट जो होगी क्लास। ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए। बाकी ऑनलाइन तो मैं सब करवा ही रहा हूँ, ऑफलाइन की अपनी खास बातें होती है। ठीक है जी, तो जो इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।